दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे क्रूर शासक चंगेज खान ने भारत पर हमला क्यों नहीं किया, जबकि उसकी सेनाएं सिंधु नदी तक आ पहुंची थीं। 12वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया में अपने चरम पर था मंगोल शासक चंगेज खान का आतंक। उसके मंगोल लड़ाके जिस भी गांव या शहर से गुजरते, वहां खून की नदियां बहने लगती। उस वक्त दुनिया के करीब 22% हिस्से पर उसकी हुकूमत थी। मंगोल खाना बदोश थे, उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। यही वजह थी कि वो जीते हुए नगर को मिट्टी में मिला देते। चंगेज खान की अगुवाई में मंगोल लड़ाकों ने चीन से लेकर रूस तक अपना परचम लहराया। कई बड़े बड़े राजा उसकी ताकत को ललकारने की हिमाकत नहीं करते थे, लेकिन ख्वारिज्म साम्राज्य के बादशाह मोहम्मद शाह ने यह गुस्ताखी कर दी। आज ख्वारिज्म मध्य एशिया में आमू दरिया के डेल्टा में स्थित एक नखलिस्तान है। नखलिस्तान का मतलब है किसी मरुस्थल में मौजूद झरना या जल स्रोत के आसपास का इलाका जहां वनस्पति के उगने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां हों। इसके उत्तर में अरल सागर, पूरब में किजिलकुम रेगिस्तान और दक्षिण में काराकुम रेगिस्तान स्थित है। चंगेज खान के आक्रमण के बाद मोहम्मद शाह का विशाल साम्राज्य तिनके की तरह बिखर गया। शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भागा। चंगेज खान ने उसका पीछा किया, लेकिन सिंधु नदी तक आकर वापस लौट गया। दुनिया भर में 4 करोड़ लोगों को बेरहमी से मौत की घाट उतारने वाले चंगेज खान ने सिंधु नदी तक आने के बाद भी भारत पर हमला क्यों नहीं किया? यह इतिहासकारों के लिए अबूझ पहेली है। उस दौर में हर विदेशी आक्रमणकारी का सपना होता था भारत पर हमला करना और यहां की अपार धन दौलत को लूटना। भारत उस समय दुनिया का सबसे वैभवशाली देश था। यहां पर दुनिया की जीडीपी की 1/3 दौलत मौजूद थी। चंगेज खान के आने के कुछ समय पहले ही मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और यहां भयंकर लूटपाट मचाई थी। ऐसे में चंगेज का भारत पर आक्रमण न करना कई सवालों को जन्म देता है। मंगोलों ने चीन, ईरान, मिडिल ईस्ट, यहां तक कि रूस तक अपना सीमा विस्तार किया था। लेखक जेरेमाया कर्टिन अपनी किताब द मंगोल्स में उनकी क्रूरता के बारे में लिखते हैं, मंगोल जिस शहर पर धावा बोलते, वहां के कुत्ते बिल्लियों तक को जिंदा नहीं छोड़ते थे। ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट करते हुए उन्होंने 3 सालों में 60 लाख लोगों की हत्या कर डाली थी। तब दुनिया की कुल जनसंख्या 40 करोड़ थी, यानी केवल सेंट्रल एशिया में ही मंगोलों ने दुनिया की 1.5% आबादी का सफाया कर डाला था। इस आंकड़े के हिसाब से भारत की किस्मत अच्छी रही, लेकिन क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था? मंगोलों की 2 छोटी टुकड़ियां मुल्तान तक आईं, लेकिन उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण की कोशिश नहीं की। बकायदा चंगेज खान भी लौट गया और फिर कभी वापस मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। चंगेज खान के भारत पर आक्रमण न करने का सबसे मजबूत कारण माना जाता है दिल्ली सल्तनत की सूझबूझ को। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के दुश्मन को अपने यहां शरण नहीं दी। जलालुद्दीन सिंध नदी को पार कर भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की फरियाद रखी, लेकिन इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के डर से उसको सहायता देने से इनकार कर दिया। इस तरह सुल्तान इल्तुतमिश मंगोलों से सीधा टक्कर लेने से बचता रहा। मंगोलों की दिल्ली सल्तनत से कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी। लिहाजा एक और कारण हो सकता है कि चंगेज खान सिंधु के किनारे से लौट गया और उसे दोबारा लौटने का कभी मौका ही नहीं मिला। जेरेमाया कर्टिन अपनी किताब द मंगोल्स में लिखते हैं कि चंगेज खान के इस अभियान के दौरान उनका विशाल मंगोल साम्राज्य बिखरने लगा था। कई जगह बगावतें शुरू हो गई थी, इस कारण उसने लौटना चुना। एक संभावना यह भी थी कि ठंड के आदि मंगोल सैनिकों को भारत का गर्म मौसम रास नहीं आया। इस तर्क को इस बात से भी बल मिलता है कि मंगोल फौज ने मुल्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में छापेमारी की थी, लेकिन वहां से वो जल्दी ही लौट गए थे। एक और कारण हो सकता है कि चंगेज खां की बढ़ती उम्र।
उसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी उस समय। ऐसे में संभव है और आगे युद्ध करने की उसकी मंशा न रही हो। खाना बदोश मंगोलों का सामाजिकता, कला या फिर इतिहास लेखन से कोई खास सरोकार नहीं था। चंगेज ने चीन जैसे बड़े देश को भी जीता और वहां भयंकर कत्ले आम मचाया। चीन में लंबे वक्त तक मंगोलों की हुकूमत भी रही। चंगेज खां और उसके उत्तराधिकारी भले भारत को जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करने में एक हद तक अहम भूमिका निभाई, भले ही यह अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ है। उनके आक्रमणों की वजह से मिडिल ईस्ट के कई इस्लामी विद्वान, इतिहासकार, रहस्यवादी कवि और सूफियों ने भारत में शरण ली। इनमें से कईयों को तो दिल्ली के सुल्तानों ने अपने दरबार में भी जगह दिया। उन्होंने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद की बातों का प्रचार प्रसार किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में कई मंगोल दिल्ली में ही बस गए और इसी वजह से मंगोलपुरी जैसे शहर भी बचे। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। हालांकि आगे आने वाले सालों में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण की कई कोशिशें की, लेकिन वो भारत पर कब्जा करने में कभी सफल नहीं हो पाए। चंगेज खान ने अपनी मौत से पहले ओगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोते के बीच अपने साम्राज्य को बांट दिया। इसके बारे में कुछ अच्छी चीजें भी इतिहास में दर्ज हैं। चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को अन्य तरीकों से भी उन्नत किया। उसने मंगोल साम्राज्य की लेखन प्रणाली के रूप में उइघुर लिपि को अपनाने की घोषणा की। आज उइघुर एक मध्य एशियाई तुर्क भाषा है जो चीन के भीतर 10 मिलियन उइगुरों द्वारा बोली जाती है। उइघुर मुख्य रूप से झिंजियांग, जिसे चीनी तुर्किस्तान के नाम से भी जाना जाता है, में निवास करते हैं। अभी एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया और पूर्वोत्तर एशिया की अन्य जनजातियों को एकजुट किया। वर्तमान मंगोलियाई लोग उसे मंगोलिया के संस्थापक पिता के रूप में जानते हैं। चंगेज खान को सिल्क रूट को एक क्षत्रिय राजनीतिक वातावरण के रूप में लाने का भी श्रेय दिया जाता है। सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। 200 साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच रेशम का व्यापार बढ़ा। पहले रेशम के कारवां चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर जाते थे, लेकिन फिर मध्य एशिया के कबीलों से संपर्क हुआ और धीरे धीरे यह मार्ग चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत, आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहुंच गया। गौरतलब है कि इस मार्ग पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था, बल्कि इससे जुड़े सभी लोग अपने अपने उत्पादों का व्यापार करते थे। कालांतर में सड़क के रास्ते व्यापार करना खतरनाक हो गया, तो यह व्यापार समुद्र के रास्ते होने लगा। मंगोलों के दिल्ली और दूसरे इलाकों में बसने का असर दिखता है भारतीय खानपान में। उन्होंने मुख्य भोजन के तौर पर चावल के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ही उत्तर पूर्व भारत में लोगों को दूध और मलाई से तरह तरह पकवान और पेय पदार्थ बनाना सिखाया। उत्तर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा पंचफोरन, ये भी उनकी देन है। इसमें 5 मसालों यानी कि जीरा, प्याज के बीज, सरसों, सौंफ और मेथी के बीज का मिश्रण होता था। बहरहाल चंगेज खान को भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों पर हमला नहीं कर पाने का मलाल पूरी उम्र रहा। 1227 में उसने अपनी मौत के कुछ घंटों पहले कहा था, मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, लेकिन इसके लिए एक उम्र बहुत कम है।